ऐसे रूम्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे रूम्स बने हुए हैं। रूम्स को हम लोग सेल भी कहते हैं। जो उसका काम है उसी के हिसाब से उसका शेप भी होता है। उल्टा भी आप बोल सकते हो कि उसको जो काम परफॉर्म करना है उसी के हिसाब से उसका शेप है। ऐसा इनका शेप होता है। अब यहाँ पे लेट से कोई जर्म है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई जर्म है, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये स्पर्म में अगर बनाऊं तो इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है, ये एग है, इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है। दिस इज मी श्रुति, साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर हमने पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा है और आज के इस क्लास में हमें ये पढ़ना है कि सेल क्या है, उसके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या फर्क होता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जैसे न्यू टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल एंड इजी सा चैप्टर है, तो आप ध्यान देना, आपको सब मस्त अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये टॉपिक क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल से ही जीवन है। जैसे कि बहुत सारी ब्रिक्स जो है, ठीक है, ईंटें जोड़ जोड़ के क्या बनती है, बिल्डिंग बनती है, वैसे ही हमारी बॉडी क्या है, सेल्स को जोड़ जोड़ के बनती है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स क्या है, जोड़ जोड़ करके एक पूरा टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज जोड़ जोड़ के एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन साथ में आके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हमने पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा है। तो एक जो प्रॉपर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो ये पूरा ऑर्डर क्या है, सेल, सेल जोड़ जोड़ के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू जोड़ जोड़ के ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, ठीक है। ऑर्गन साथ में आकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हार्ट क्या फॉर्म करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हर एक ऑर्गन अपना अपना ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है और सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिला करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो शुरुआत किससे हुई थी, सेल, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। लाइफ ही एक सिंगल सेल से चालू हुई थी। जब स्पर्म यानी कि मेल गैमेट और ओवम यानी कि फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, तब एक सिंगल सेल बनता है जिसको क्या कहते हैं, जायगोट, ठीक है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो क्या है, स्पर्म है, ठीक है। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम। जब दोनों फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं जायगोट। अब ये सिंगल सेल क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है। जैसे ये एक सेल है, ये ऐसे दो सेल फॉर्म करेगा, ठीक है, फिर दो सेल जो है वो 4 सेल फॉर्म करेंगे, फिर 4 से ये 8 होगा, 8 से 16, ऐसे करते करते ये जो सिंगल सेल है, जायगोट है, वो एक बॉल ऑफ सेल्स बनाता है। अब उस बॉल ऑफ सेल्स के इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, हैंड्स, लेग्स, हेड डेवलप होने लगता है और वो एक ह्यूमन बीइंग जैसा दिखने लगता है, ठीक है। ये वो एक फीटस बनता है। फिर 9 मंथ्स का पीरियड होता है, 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, एंड उसके बाद ये जो फीटस है वो डिलीवर हो जाता है, एंड फिर उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट, यानी कि वो यूट्रस के बाहर आ जाता है, एंड तब उसको फीटस नहीं बोलते, तब उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, एक सिंगल सेल से हुई थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट। तो सेल को इसीलिए हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ सेल। तो सेल को डिफाइन कैसे करेंगे, द सेल इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को क्यों बोलते हैं वो तो क्लियर हो गया होगा कि सेल जोड़ जोड़ के ही एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। तो सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको जोड़ जोड़ के क्या है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर फंक्शनल यूनिट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इंडिविजुअल सेल्स ढंग से काम करेंगे तो टिश्यू अच्छे से काम करेगा, टिश्यू अच्छे से फंक्शन करेगा तो एक ऑर्गन अच्छे से फंक्शन करेगा, ठीक है। फिर ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रॉपर्ली वर्क करेंगे एंड एक ऑर्गेनिज्म हेल्दी होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं कि जब एक एक सेल बॉडी में अच्छे से काम करेगा तभी ऑर्गेनिज्म ओवरऑल अच्छे से फंक्शन कर पाएगा।
Therefore, it is called the functional unit of all living beings. It is the smallest part of an organism and capable of independent existence, performing the essential functions of life. तो सेल क्या करता है? एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है. सबसे पहले तो एक फंक्शन में एग्जांपल देती हूँ, रेस्पिरेशन. हर एक सेल में हम लोग जो कुछ भी खाते हैं हमें उससे क्या मिलता है? ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को मिलता है ग्लूकोज, प्रोटीन से मिलता है अमीनो एसिड्स, फैट से मिलता है फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल. तो ग्लूकोज हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से और वो सेल तक पहुंचा दिया जाता है. ठीक है. अब हर एक सेल तक ऑक्सीजन भी पहुंचाता है. कौन पहुंचाता है? ब्लड, है ना. ब्लड हर एक सेल तक क्या पहुंचाता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. यहां पे लिख दे रहे हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है एटीपी के फॉर्म में, तो वो किस प्रोसेस से रिलीज हुई है? इस प्रोसेस से. इसको बोलते क्या है? रेस्पिरेशन. ठीक है. हर एक सेल में ये होता है और इससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी क्या है? एक मेजरिंग करने का एक तरीका बोल सकते हैं. जैसे मनी को हम लोग क्या करते हैं? 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, है ना. तो ऐसे हम लोग को पता चलता है कि कितने ज्यादा पैसे हैं. तो वैसे ही एटीपी भी मेजर करने में काम आती है एनर्जी को. जैसे 5 एटीपी, 10 एटीपी, 15 एटीपी, है ना. तो एटीपी से पता चलता है कि कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई है. क्लियर है. अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ सेल, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है. ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. नेक्स्ट क्या है? फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? एनी एक्टिविटी इन अ लिविंग बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ अ सेल्यूलर एक्टिविटी. यानी कि सेल्स अच्छे से काम कर रहे हैं ना, तभी बॉडी अच्छे से काम कर रही है. एग्जाम्पल, मसल मूवमेंट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स. मसल सेल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब इजीली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इजीली रिलैक्स होंगे. जैसे कि अगर मैं ऐसे इसको फ्लेक्स करूं तो ये वाले जो सेल्स है ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये वाले क्या हो जाएंगे? रिलैक्स. अब मैं अगर ऐसे करूं तो ये वाले सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वाले सेल्स रिलैक्स हो जाएंगे. तो मसल सेल्स क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है. ठीक है. मूवमेंट हो पाती है. अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते तो क्या होता? अगर आप ऐसे करते तो हो सकता है यहाँ पे एक टीयर आ जाता, बिकॉज ये स्ट्रेचेबल नहीं है ना. तो इसीलिए मसल सेल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ताकि मूवमेंट अच्छे से हो. फिर नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. All organisms begin their life as a single cell called the egg. यहाँ पे egg इसको बोल सकते हैं fertilized egg, या इसको यहाँ पे आप बोलोगे zygote. ठीक है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ जायगोट वाले स्टेज से बिगिन करता है. ठीक है. फिर धीरे धीरे डेवलप होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में. अब कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्होंने सेल को इन्वेंट किया था, इस माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था. तो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक. ठीक है. नाम क्या है इनका? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, अ डच पब्लिक ऑफिशियल हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप यूजिंग अ सिंगल बायकन्वेक्स लेंस. बायकन्वेक्स लेंस क्या होता है? मतलब दोनों तरफ से क्या है? ये कन्वेक्स है, बाहर ऐसे निकला हुआ है. ठीक है. तो ये क्या है? बाय कन्वेक्स लेंस है. इसको यूज करके इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था. फिर आते हैं रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी. इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर कॉर्क जो होता है ना, जो लाइक यूजुअली आप वुडन पार्ट देख सकते हो ऐसे बॉटल्स में, समुद्र में ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं ये बॉटल्स. तो ये जो स्टॉपर की तरह यूज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क. तो इन्होंने इसी का एक थिन स्लाइस लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. तब उनको क्या दिखाई दिया? कि ऐसे रूम्स बने हुए हैं. ठीक है. ऐसे रूम्स बने हुए हैं. रूम्स को हम लोग सेल भी कहते हैं. तो इन्होंने नाम दे दिया कि ये जो कॉर्क है ये सेल से बना हुआ है, ये रूम्स से बना हुआ है. ठीक है. तो तभी सेल की डिस्कवरी हुई. तो यहाँ पे क्या है? एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु डेवलप्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग 2 lenses. तो ही also invented
कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंसेज की मदद से। इन्होंने एक सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस का यूज करके सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, इन्होंने क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था बाय यूजिंग टू लेंसेज। ठीक है, इन 1665 he examined a thin slice of cork. He observed tiny box-like compartments which reminded him of rooms or cells in a monastery. तो जैसे जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो मोनास्ट्री में रुकते हैं ना, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे प्रे करते हैं, तो जैसे वहां पे रूम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, तो इन्होंने भी यही बोला कि ये जो कॉर्क है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स और रूम्स, तो तभी ये जो टर्म है सेल वो डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट क्या है, अब सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को बनाने में, ठीक है, फॉर्म करने में कुछ साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है सेल थ्योरी के, क्या है वो पॉइंट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, जो हम पढ़ चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, सेल से ही बनता है, सेल्स जोड़ जोड़ करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, तो ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब सेल प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा तो ही एक ऑर्गेनिज्म एज अ होल प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, मैथ्यूस क्लीडेन, थियोडोर स्वान, ठीक है, तो इन दोनों ने प्रपोज किया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो रुडोल्फ वर्चो ने प्रपोज किया था, वो क्या पॉइंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी नए सेल्स हैं वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से बनते हैं। ओल्ड सेल्स ही डिवाइड होते हैं एंड उससे न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, ये डिवाइड करके 2 सेल फॉर्म करेगा, फिर ये डिवाइड करके 4 सेल फॉर्म होंगे यहाँ पे, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो ऐसे ये होते रहता है, ठीक है। तो जो न्यू सेल्स हैं वो किससे बने हैं, ओल्ड सेल्स से बने हैं। अब मोर अबाउट सेल्स, सेल्स आर नॉट परमानेंट, दे हैव अ लाइफ साइकिल। हर एक सेल का अपना एक लाइफ साइकिल है, उसके बाद वो सेल्स डेड हो जाते हैं। जैसे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, उनका क्या है, अपना एक लाइफ साइकिल है 120 डेज का। आफ्टर 120 डेज न्यू आरबीसीज बॉडी में आते हैं, ठीक है। तो हर एक सेल का क्या है, एक लाइफ साइकिल होता है जिसके बाद वो डेड हो जाता है। अब old and weak cells die and are continuously replaced by new ones formed through the division of pre-existing cells. तो सेल डिवीजन की वजह से न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं और ओल्ड सेल्स जो होते हैं वो डेड होते जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स फॉर्म किए जाते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लार्जर द ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसी में उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे। जैसे कि जितनी ईंटों को हम लोग ज्वाइन करेंगे उतनी लंबी बिल्डिंग खड़ी होगी ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग, तो वैसे ही जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उसमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिनको बोला जाता है यूनिसेल्यूलर, दे आर मेड अप ऑफ जस्ट 1 सेल, ठीक है, ये इनका पूरा बॉडी ही एक सेल है, ठीक है, तो ये बस एक सेल से बने। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, क्लैमिडोमोनास। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा पूरा फैला हुआ सा, ठीक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, बीच में एक न्यूक्लियस रहेगा एंड ऐसे इसका जो सेल है इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, फैला हुआ सा इरेगुलर शेप है। ऐसा ही सेल शेप किसका होता है, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है जो बस एक सेल से बने हैं। फ्यू सेल्ड क्या है, दे आर मेड अप ऑफ 100 और 1000 सेल्स, तो ये है फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स। फिर आते हैं हमारी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स, जैसे मल्टी सेल्ड या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, मैंगो ट्रीज, ठीक है। हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वास्ट नंबर ऑफ सेल्स है। तो हम लोग क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में क्या है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाई आर सेल्स सो स्मॉल, सेल्स को इतना छोटा क्यों बनाया गया है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बड़ा सा हॉल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें बस एक टीचर है, तो टीचर को स्टूडेंट्स को मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। अब उसी हॉल को हम लोग 4 क्लासरूम्स में डिवाइड कर देते हैं और स्टूडेंट्स को 4 क्लासरूम्स में एलोकेट कर देते हैं, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को।
हर एक क्लासरूम में एक इंडिविजुअल टीचर रहेगा तो मैनेजमेंट प्रॉपर होगी, ठीक है। टीचर, हर एक टीचर को मैनेज करने में डिफिकल्टी कम होगी, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है? एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। दूसरा रीजन क्या है? अगर टीचर को, मतलब अगर एक बच्चा है जिसको एकदम बड़ा सा हॉल है एंड एकदम लास्ट बेंच में वो बैठा है, उसको डाउट है किसी टॉपिक में, ठीक है, तो टीचर को यहां से उधर तक जाना पड़ेगा, है ना। फिर अगर मान लो कहीं उधर बच्चा बैठा है, फिर टीचर को यहां से उधर जाना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा क्लास का। तो अगर छोटे छोटे क्लासरूम्स रहेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तो ये भी एक रीजन है। तो वैसे ही आप लोग इसको कैसे सेल के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करो। यहाँ पे क्या है? स्मॉलनेस अलाउज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी ड्यू टू टू मेन रीजन। सबसे पहले रैपिड कम्युनिकेशन। अगर सेल में एक जगह से दूसरी जगह कोई मटेरियल को पहुंचाना है, ये एक सेल है, एक जगह से दूसरी जगह किसी मटेरियल को पहुंचाना है, तो अगर डिस्टेंस कम होगा, सेल छोटे होंगे, तो मटेरियल जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर एक बड़ा सेल है तो उसमें टाइम लगेगा। तो पहला रीजन क्या है? ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ स्मॉल सेल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर क्विकली। दूसरा है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब अगर एक गिवन एरिया है इतना, इसमें 4 सेल्स है, तो अपने हिसाब से काम करेंगे ना, कम एफिशिएंसी होगी। पर अगर छोटे छोटे सेल्स है तो उतने ही एरिया में मैं ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स को फिट कर सकती हूँ, तो ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स और अच्छे से काम करेंगे, है ना। तो स्मॉल सेल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। दिस इंश्योर्स दैट फास्टर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, क्विक मूवमेंट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड CO2 आउट ऑफ द सेल, रैपिड रिपेयर ऑफ एनी डैमेज टू द सेल। तो ये 3 चीज इससे इंश्योर होती है कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए, कोई भी चीज अब्सॉर्ब करनी होगी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगी अगर उस एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे। अगर वेस्ट को एक्सपेल करना होगा तो वो वेस्ट जल्दी एक्सपेल हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है। चलो, तो इसीलिए सेल्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, अच्छा डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये है सेल शेप्स एंड फंक्शन। यानी कि हर एक सेल का जो शेप है उसी के हिसाब से उसको फंक्शंस परफॉर्म करना है। मतलब जो उसका काम है उसी के हिसाब से उसका शेप भी होता है। उल्टा भी आप बोल सकते हो कि उसको जो काम परफॉर्म करना है उसी के हिसाब से उसका शेप है। सबसे पहले क्या है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर होते हैं और बाय कनकेव होते हैं। बाय कनकेव मतलब कि दोनों साइड से ऐसे कनकेव होंगे, केव लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। एंड अगर आप इसको ऐसे देखोगे इस व्यू से तो ये सर्कुलर होते हैं, ठीक है। अगर इसी को ऐसे करके देखते हो तो ये बाय कनकेव होंगे, अगर फ्लैट व्यू में देखते हो तब फिर वो क्या है? सर्कुलर है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स का शेप क्या है? सर्कुलर एंड बाय कनकेव। इनका काम क्या है? ऑक्सीजन को नैरो से नैरो जगह तक भेजना। तो ब्लड को नैरो से नैरो जगह तक जाना पड़ता है, इसीलिए ब्लड सेल्स जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है, और बाय कनकेव होते हैं क्योंकि उसको नैरो से नैरो जगह पे जाना है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए और वहां से वेस्ट लेने के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका शेप अमीबा जैसा होता है, जो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। क्यों ऐसा इनका शेप होता है? अब यहाँ पे लेट से कोई जर्म है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई जर्म है, तो अब ये क्या करेगा ना, ये इसको पूरा सराउंड कर लेगा और उसको एनगल्फ कर लेगा क्योंकि इसका शेप ही ऐसा है, कोई फिक्स शेप नहीं है। ये फैल फैल के जाएगा एंड जर्म्स को पूरा क्या करेगा? सराउंड कर लेगा, इसको निगल लेगा, एनगल्फ कर लेगा। इसीलिए इसका जो शेप है वो इरेगुलर है, ठीक है। तो इट मूव्स थ्रू कैपिलरी वॉल्स टू एनगल्फ पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग जर्म्स, और कैपिलरी वॉल से निकलते हैं। जैसे कि ये एक वेसल है, ब्लड वेसल, इसमें WBCs भी हैं और जर्म एंटर कर गया बॉडी में यहाँ पे, ठीक है, तो ये इन कैपिलरी वॉल से ऐसे बाहर निकल जाएंगे इस जर्म को एनगल्फ करने के लिए, ठीक है। तो उनको क्या करना होता है? कैपिलरी वॉल से बाहर निकलना होता है WBCs को और जर्म्स को एनगल्फ करना होता है, इसलिए इनका शेप इतना इरेगुलर होता है ताकि आसानी से ये काम कर सके। नेक्स्ट क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल लंबे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं क्योंकि नर्व्स का काम है सिग्नल को कंडक्ट करना। तो इनका जो शेप है ना, ये वायर जैसा होना चाहिए बिकॉज दे हैव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है नर्व सेल। तो ये एक्सन की वजह से क्या है? ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? एक्सन बोलते हैं।
तो इस पार्ट की वजह से क्या है, नर्व सेल वायर जैसे लगते हैं, ठीक है, एंड और नर्व सेल्स जोड़ जोड़ के एक कंप्लीट वायर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सिग्नल्स को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, सिग्नल को कंडक्ट करना, मैसेज ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाना या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स को वापस ऑर्गन तक पहुंचाना। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम क्या है, मैसेजेस कंडक्ट कर करके संभालते हैं। अब नेक्स्ट है मसल सेल, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, यानी कि इजीली रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू एनेबल बॉडी मूवमेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मसल सेल जब इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं तभी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव कर पाती है। नेक्स्ट है गार्ड सेल। गार्ड सेल बीन शेप्ड होते हैं, मतलब ऐसे किडनी बीन्स जैसा इनका शेप होता है, राजमा जैसा, ठीक है। और ये ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमा। तो जब गार्ड सेल्स में पानी एकदम भरा हुआ होता है ना, तो इनकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है और स्टोमा खुल जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस, ठीक है। प्लांट जब वाटर लूज करता है अपने एरियल पार्ट से, तो उनको हम उसको मतलब उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वो भी स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो जब गार्ड सेल्स में, यानी कि इन दो सेल्स में जब पानी एकदम अच्छे से भरा रहेगा, तब इनकी शेप ऐसी हो जाएगी और स्टोमा खुल जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो सकता है, वाटर लॉस भी हो सकता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। अगर ये गार्ड सेल्स ऐसे इनमें से पानी चला जाता है तो ये मुरझा जाएंगे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो स्टोमा है ये भी क्या है, बंद हो जाएगा। यहाँ पे कोई ओपनिंग आपको नहीं दिख रही होगी, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या वाटर लॉस तब नहीं होगा प्लांट से, ठीक है। तो गार्ड सेल्स की ऐसी शेप होती है जिसकी वजह से स्टोमाटा खुलता है या बंद होता है। तो इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड फॉर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर लॉस, ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। चलो अब नेक्स्ट क्या है, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल थिन, फ्लैट या क्यूबॉइडल शेप का हो सकता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड लाइनिंग फॉर वेरियस सरफेसेस। तो जितने भी ऑर्गन्स की जो बाहरी लेयर होती है या ये जो स्किन आप देख सकते हो, ये किससे बनी है, एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। इसलिए एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, यूजुअली फ्लैट होते हैं, है ना। तो इनका शेप ऐसा क्यों होता है, ताकि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना सके किसी भी ऑर्गन का, जैसे इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ है ना। तो कोई भी कवरिंग बनाने के लिए एपिथेलियल सेल्स यूज होते हैं। तो ये था सेल शेप और उनके कुछ फंक्शंस। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में, ठीक है। सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन पार्ट्स के क्या फंक्शंस है, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो आउटर बाउंड्री होती है, ये दोनों में प्रेजेंट है। ये एनिमल सेल है, ठीक है, हम में क्या है, मतलब हमारा जो सेल होता है वो एनिमल सेल के कैटेगरी में आता है, ठीक है, और ये क्या है, प्लांट सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। जैसे कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। तो ये बाउंड्री जो होती है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस को बाहर से अंदर आने देंगी, बाकी किसी चीज को अलाउ नहीं करेगी। ये सेल का वॉचमैन होता है, ठीक है, कि खाली यूजफुल चीजें सेल के अंदर आएंगी और जो सेल के अंदर से जो वेस्ट है वो बाहर जाएगा। उसको छोड़ करके अगर मान लो कोई जर्म एंटर करना चाहे और कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस एंटर करना चाहे, तो वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। तो अ थिन लिविंग एंड डेलिकेट बाउंड्री, selectively permeable, that is it allows only certain substances to pass through and restricts others, contain fine pores through which substances enter or leave the cell। तो ये कैसे substances enter करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से substances enter कर सकते हैं। तो ठीक प्लांट सेल में भी अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बाहर की तरफ क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, ये बस प्लांट सेल में है। तो प्लांट सेल में अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर की तरफ ये जो डार्क ग्रीन से दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, सेल वॉल है, जो बस प्लांट सेल में पाया जाता है।
तो नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल। तो देखो यहाँ पे एनिमल सेल का डायग्राम नहीं है, बिकॉज सेल वॉल बस प्लांट सेल में पाया जाता है। ये प्लांट सेल को फर्मनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि वो टफ रहे, फर्म रहे, उसकी शेप मेंटेन्ड रहे, ठीक है। तो फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, नॉन लिविंग होता है, ये फर्म होता है, टफ होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नाम के सब्सटेंस से फॉर्म होता है। परमिएबिलिटी मतलब क्या, फ्रीली परमिएबल है, इसको कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, वो तो ध्यान देगा ही, है ना, वो तो सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये फ्रीली परमिएबल है। सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमिएबल, कि कुछ भी चीज आओ, कुछ भी चीज जाओ, मेरा तो काम है बस प्लांट को टफनेस प्रोवाइड करना। मेरा काम ये देखना नहीं है कि क्या प्लांट सेल में एंटर कर रहा है, क्या प्लांट सेल से बाहर जा रहा है। वो काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है, उसको करने दो, ठीक है। तो सेल वॉल ये करता है। अब फ्रीली परमिएबल होता है, अलाउ सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी रुकावट। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। इसका बस एक ही फंक्शन है, शेप और टफनेस, रिजिडिटी प्रोवाइड करना प्लांट सेल को। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर का जो डेंस सेमी लिक्विड होता है, मतलब गाढ़ा थिक लिक्विड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें सेल के सभी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से एक का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, रेस्पिरेशन, है ना। ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या वाटर एंड एनर्जी फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड, कलरलेस और ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द सेल। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है, जैसे कि बटर पेपर, है ना, उसके आर पार आप देख सकते हो पर उतना क्लियरली नहीं देख सकते, क्योंकि वो कुछ लाइट को ब्लॉक करता है और कुछ लाइट को अपने आर पार आने देता है। तो वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। तो वैसा ही होता है साइटोप्लाज्म भी। फंक्शन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इट इज द साइट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शंस एंड लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मूवमेंट। ये जो लिक्विड होता है ना, ये हमेशा मूव करते रहता है, बिकॉज वो लिविंग है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करता रहता है, मूव करते रहता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको समझने में थोड़ा हम लोग टाइम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही, इसमें बहुत कुछ है समझने का, तो ध्यान दीजिए। न्यूक्लियस क्या, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल कंटेनिंग द फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर है न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर है न्यूक्लियोली, एंड उसके अंदर एक मैगी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। तो एक एक करके इसको देखेंगे। सबसे बाहर क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे सेल के अंदर एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके अंदर, न्यूक्लियस के भी अंदर एक न्यूक्लियस है, पर इसको न्यूक्लियस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। एक राउंड बॉडी होती है न्यूक्लियोलस। अब इसके साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन फाइबर, ऐसे मैगी जैसा सब्सटेंस होगा जो क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है। तो ये थे न्यूक्लियस के पार्ट्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है भाई, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लियस को सराउंड करता है। लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वन और मोर राउंड स्मॉल डेंस बॉडीज, ये क्या है, न्यूक्लियोली के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस सिंगुलर, न्यूक्लियोली प्लूरल। ये होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस, ठीक है, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियोली। अब नेक्स्ट क्या है, क्रोमैटिन फाइबर। तो इसमें बहुत सारे मैगी जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसका बहुत ज्यादा काम है बिकॉज ये जीन्स को कैरी करते हैं। जैसे कि जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि स्पर्म है, ठीक है, और एग है, तो दोनों का अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दोनों का, जैसे ये स्पर्म में अगर बनाऊं तो इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है, ये एग है, इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिन मटेरियल तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इस क्रोमैटिन मटेरियल में क्या होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ये फादर वाले साइड के जीन्स है ना, और ये मदर वाले साइड के जीन्स है। अब जीन्स बहुत लोगों को नहीं पता होता। हर एक बॉडी स्ट्रक्चर का, बॉडी फीचर का एक जीन होता है कि आंखें कैसी दिखेंगी, मम्मी जैसी या पापा जैसी,
फिर नाक कैसी होगी, फिर मुंह पूरा कैसा होगा, बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हर एक चीज के लिए जीन है हमारे बॉडी में, और वो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ये क्या है, फादर वाले साइड के जीन्स हैं, इस न्यूक्लियस में क्या है, मदर वाले साइड के जीन्स हैं। दोनों जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जाइगोट। अब इसका भी एक न्यूक्लियस है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी न्यूक्लियस है, और इसके जीन्स और इसके जीन्स दोनों क्या है, मिक्स हो गए हैं, ठीक है, मिक्स हो गए हैं। इसलिए जो बच्चा होता है वो ना ही एकदम 100% अपनी मम्मी जैसा, ना ही 100% पापा जैसा, वो दोनों का मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वो दोनों का एक मिक्सचर लगता है कि हाँ भाई इसमें थोड़ी थोड़ी शक्ल अपने पापा जैसी भी दिखती है, ठीक है, आती है, और थोड़ी थोड़ी जो शक्ल है वो मम्मी जैसी भी है, ठीक है। जैसे मे बी नाक जो होगा वो मम्मी जैसा होगा, आंखें जो होंगी वो पापा जैसी होंगी, है ना। तो ये कंप्लीट मिक्सचर होता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके वो जाइगोट बनाते हैं, और वही जाइगोट आगे जाकर के वो बच्चा बनेगा, है ना। तो ये जो जीन्स है वो किस में प्रेजेंट है, ये क्रोमैटिन फाइबर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है, क्रोमैटिन फाइबर में प्रेजेंट है। तो ये होते क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या सिंपल भाषा में कहे तो जीन्स। क्रोमैटिन फाइबर कैरीज जीन्स, ठीक है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि भाई न्यूक्लियोलस क्या है, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली में है क्या। तो द पार्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, आरएनए होता है एंड प्रोटीन होता है। तो आरएनए में भी क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या करते हैं, ये सब जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है। अब ये पूरा सीक्वेंस में बता देती हूं, क्यों हो गया ना, हाँ, न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है इसके अंदर क्या होगा, आरएनए एंड प्रोटीन। इट लुक्स लाइक अ न्यूक्लियस इनसाइड ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन होगा। आरएनए में भी क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और साथ ही साथ क्या है, प्रोटीन है, क्लियर है। अब न्यूक्लियोलस, अच्छा साथ में क्या है इसके, क्रोमैटिन फाइबर। न्यूक्लियोलस के साथ में क्या है, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था। न्यूक्लियोलस के साथ क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर होता है। अब क्रोमैटिन फाइबर आगे जाकर के बन जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होता है डीएनए, डीएनए में होते हैं जीन्स। तो जीन्स अल्टीमेटली ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। ये सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोलस के साथ ही क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होता है, तो इसको आप एक कंसिडर कर सकते हो, दोनों को एक कंसिडर कर सकते हो। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर के मतलब क्रोमैटिन फाइबर आगे जाकर के सेल डिवीजन के टाइम पे क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम में होता है डीएनए और प्रोटीन, और डीएनए में होते हैं जीन्स, ठीक है। डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स। यही जीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो अल्टीमेटली ये है सब किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है ना। तो न्यूक्लियस ही जीन्स का कैरियर है, क्लियर है। न्यूक्लियस ही क्या है, जीन्स का कैरियर है। और न्यूक्लियोलस का सवाल है, तो न्यूक्लियोलस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे भी मदद करता है, क्लियर है। तो ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, अब क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, तो वो सीक्वेंस मैंने बताया था, तो उसका यहीं पे काम है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर जो है ना, ऐसे तो होते हैं मैगी जैसे स्ट्रक्चर के, पर सेल डिवीजन के टाइम पे यही मैगी है, ये ऐसे हाईली कॉइल्ड हो जाती है, और ये एक्स शेप्ड क्रोमोसोम फॉर्म करती है। अब इस क्रोमोसोम में वापस से मैं लिख दे रही हूं, सेम पेज में रहेगा। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, डीएनए में क्या होता है, जीन्स, ठीक है। डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स। तो कॉम्पोजिशन क्या है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियाइक एसिड,
ठीक है। तो डीएनए एंड प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम अलग से कोई प्राणी नहीं है, क्रोमोसोम क्या है? क्रोमैटिन फाइबर से ही आया है। क्रोमैटिन फाइबर ही है जिसने अपना शेप चेंज कर लिया है एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन। ठीक है। अब जीन्स क्या है? यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर क्या है? हर एक स्पीशी में अपना अपना क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे ह्यूमंस के केस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे कितने पेयर्स हो जाएंगे? 46 डिवाइडेड बाय 2, 23 पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो हर एक मतलब ह्यूमन बॉडी में हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। कितने पेयर्स होंगे? फिर 23 पेयर्स होंगे। क्लियर है? ये पूरा जो चैप्टर है ना, सेल साइकिल सेल डिवीजन, वो आपको क्लास 10 में और डिटेल में पढ़ना होगा, तब आपको और मजा आएगा। ठीक है। तो अनियन में क्या है? कितने क्रोमोसोम्स है? 16। डॉग में 78। एस्कैरिस में क्या है? 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उससे एक भी ऊपर नीचे नहीं होता है। बाकी आपको सीक्वेंस यही याद रखना है। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए। डीएनए में क्या लगे होते हैं? जीन्स लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे जीन्स लगे हुए हैं। ठीक है। ऐसे इस सीक्वेंस में क्या है? डीएनए में जीन्स लगे होंगे। तो ये अल्टीमेट सीक्वेंस है पूरा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम में डीएनए है। ठीक है। और डीएनए में क्या है? जीन्स है। जीन्स क्या होते हैं? जो हर एक बॉडी फीचर के लिए अपना जीन होता है। जैसे हाइट का अपना जीन होगा, आई कलर का अपना जीन होगा, नोज शेप का अपना जीन होगा, बॉडी स्ट्रक्चर का अपना जीन होगा। ठीक है। चलो, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल में अभी जो हम लोग इतने देर से पढ़ रहे थे, सेल का जो आपने स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, यहाँ पे इतने सारे अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट है ना, ये अलग अलग पार्ट्स देख रहे होगे, ये सब छोटे छोटे, ये सब है क्या? इनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है। हर एक पार्ट का क्या है? अपना एक फंक्शन होता है। So these are little organs within the cell that have a definite shape, structure and a specific function. इनका एक खुद का अपना फंक्शन होता है। They are the living parts of the cell. तो ये living होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला सेल ऑर्गेनल क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो सबसे पहले 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है प्लांट को। ठीक है। प्लांट्स का जो ग्रीन कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से आता है। और वो जो ग्रीन पिगमेंट है वो किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, तो वो जो कलर है उनमें, वो किस पिगमेंट की वजह से आता है? ज़ैंथोफिल के वजह से येलो कलर आएगा, कैरोटीन के वजह से ऑरेंज या रेड कलर आएगा। और ये कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर को स्टोर नहीं करता है, किसी पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बस फूड स्टोर करता है। ठीक है। अब फूड प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट जो भी ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उस ग्लूकोज में से जितना उसको यूज करना होता है वो प्लांट यूज कर लेता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो कहां स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर करता है। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है। क्लोरोफिल का काम क्या है? सोलर एनर्जी, जो सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर लेगा। ठीक है। ताकि उस एनर्जी से स्टार्च मैन्युफैक्चर किया जा सके। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट से सोलर एनर्जी मिलती है। वो सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप कर लेता है? क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है और फिर उस सोलर एनर्जी से ग्लूकोज फॉर्म किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। तो नेचर क्या है? येलो, ऑरेंज या रेड कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल, जो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैरोटीन, जो ऑरेंज और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। फंक्शन क्या है? फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर कौन प्रोवाइड करते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और फ्लावर्स और फ्रूट्स का कलरफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड।
चलो, तो फ्लावर्स और फ्रूट्स का कलरफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करवा पाएंगे फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी आपने पढ़ा होगा ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है वो कौन करवाता है? जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, या तो बर्ड्स हैं, और उसी पॉलिनेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड बनता है, ठीक है, एंड फिर सीड से एक नया प्लांट बनता है। तो इसके ऊपर भी एक कंप्लीट चैप्टर है जो हम लोग इसी क्लास में, मतलब इसी जो 9th क्लास में आपके आएगा, ठीक है, तो हम लोग करेंगे। तो बेसिकली जो फ्लावर्स और फ्रूट्स वो कलरफुल क्यों होते हैं? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स को, ताकि वो आए और पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करें, पॉलिनेशन करवाएं। फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड्स है, कोई पिगमेंट नहीं होता इनमें। ये करते क्या है? फिर स्टार्च को स्टोर करते हैं, जैसे सेल्स ऑफ अ पोटैटो। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको जूम इन करके अगर बना देते हैं तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे, ठीक है, इसको क्रिस्टे बोलते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? जो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएंगे, तो ये जो केमिकल प्रोसेस होता है ये होता कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है ना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करवाता है सेल में, ठीक है। स्पेरिकल या रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं विथ अ डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन देख सकते हो, एक तो यहाँ पे ये और एक इनर वाली, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। तो ये जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शन है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। फंक्शन क्या है? साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, जहां पे एनर्जी रिलीज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस, ये सेक्शन दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? गोल्गी अपैरेटस है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करते हैं, सेल का डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। हॉर्मोन्स को अगर रिलीज करना है, एंजाइम्स को रिलीज करना है, तो वो कौन करेगा? गोल्गी अपैरेटस करेगा। तो कंसिस्ट ऑफ हॉलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स या वेसिकल्स भी बोल सकते हो इसको, वैक्यूल्स, ठीक है। तो द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब रिलीज करना, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स रिलीज करता है विद इन द सेल। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक रफ एंड एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होंगे जिनको बोलेंगे हम लोग राइबोसोम, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होंगे जिनको बोलते हैं राइबोसोम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं, ठीक है। तो अब इनका मेनली फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है ना, जो हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, वैसे ही सेल के अंदर भी क्या होता है? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। तो एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ग्रेनी होता है ये। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है एंड एक्ट्स एज अ पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल्स। तो मटेरियल्स को सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाने में, सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाने में ये मदद करता है, ठीक है। तो इसका यही फंक्शन है कि मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है वैक्यूल। ये जो खाली सी जगह जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है एंड सेंटर में होता है मोस्टली, एंड एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और साइड में होते हैं, ठीक है। तो अब वैक्यूल का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना, मिनरल्स को, ठीक है। ये एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है।
It is a storage bubble that stores food and nutrients the cell needs to survive. Vacuoles are found both in plant and animal cells but are larger in plant cells. ठीक है, तो ये एक स्टोरेज ऑर्गन है बेसिकली सेल के अंदर, जो फूड को स्टोर करेगा, वाटर को स्टोर करेगा, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा, जो कि प्लांट सेल या एनिमल सेल को सर्वाइव करवाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है राइबोसोम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो गोल गोल से स्ट्रक्चर्स लगे हुए थे ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं. ये सेल में भी फ्रीली भी पाए जाते हैं, ऐसे फ्रीली भी पाए जाते हैं. इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है बिकॉज ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं सेल में. ठीक है, तो फंक्शन क्या है, नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, दे आर द प्राइमरी साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये सेल के अंदर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल बिल्डअप के लिए. ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए. फिर क्या है, रिपेयर के लिए. अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाता है तो प्रोटीन की वजह से वो क्या होता है, जल्दी रिपेयर होता है. तो प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है और उस प्रोटीन को फॉर्म कौन करता है, राइबोसोम फॉर्म करेगा. नेक्स्ट है यहाँ पे लाइसोसोम. लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है इनमें, जो कि डाइजेशन में काम आता है. दो चीज है, इनको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है क्योंकि जब एक सेल डैमेज हो जाता है ना, जब उसके रिकवरी की कोई आशा नहीं है, तब लाइसोसोम क्या करते हैं, उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, खुद ही के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं. दूसरा कि जब मान लो सेल को कोई फूड नहीं मिल रहा, ठीक है, सेल को फूड नहीं मिल रहा, तो सेल के अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसको डाइजेस्ट करके उसी से न्यूट्रिएंट्स कौन फॉर्म करवाएगा, लाइसोसोम. तो उस टाइम पे जब फूड नहीं मिल रहा है तो स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स कौन बनाएगा, लाइसोसोम बनाएगा. ठीक है, तो इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, यानी कि पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय करता है. डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग स्टार्वेशन. स्टार्वेशन यानी कि जब सेल को फूड नहीं मिल रहा, ठीक है, तो स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिएंट्स फॉर्म करता है लाइसोसोम. They are also called suicide bags because they destroy and dissolve their own damaged cell. खुद ही का सेल अगर डैमेज हो गया है तो लाइसोसोम उसी को डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर लेगा. तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स. अब सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. ये जो स्ट्रक्चर है इनको क्या बोला जाता है, सेंट्रियोल. इनका काम है सेल डिविजन. ठीक है, मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और ये बस एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. अब ये करते क्या है, जब सेल डिवीजन के लिए रेडी है, ठीक है, तो सेंट्रियोल्स, ये एक सेल है जिसमें डिवीजन होने वाला है. ठीक है, तो डिवीजन के टाइम पे ना जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है. जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं. क्रोमोसोम क्या है, जो मैगी जैसा क्रोमैटिन फाइबर था. ठीक है, पहले सेल कुछ ऐसा था, न्यूक्लियस, उसमें मैगी जैसा ऐसे स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोलस. तो जब सेल को डिवाइड करना होता है, मैं बहुत स्लोली ये समझा रही हूँ, वैसे तो आपको इसको डिटेल में क्लास 10 में पढ़ना है, बट स्टिल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है, इस टाइम पे क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो मैगी जैसा स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा. ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा. जो सेंट्रियोल्स है, यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल्स में आ जाएंगे. अब इस डायग्राम में आप देखो यहाँ पे, अब जो सेंट्रियोल्स है ये ऑपोजिट पोल में आ गए. ऐसे बना देती हूँ क्योंकि एक्स शेप तो क्रोमोसोम का भी होता है ना. अब ये क्या करेंगे, ऐसे तार फॉर्म करेंगे जिनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर. तार फॉर्म करेंगे ऐसे, और ये जो क्रोमोसोम है ना ये इस तार में अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो वापस से एक रिकैप, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हो रहा है, ऐसे तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पर सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी. जो क्रोमैटिन फाइबर है वो क्रोमोसोम बन जाएगा एक्स शेप, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा. तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट कॉर्नर में आ जाएंगे और वो क्या फॉर्म करेंगे, तार जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल फाइबर. ये सेल डिवीजन के टाइम पे होता है. अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये खिंच जाएगा. ये क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, धीरे धीरे खिंचना चालू होगा, ये छोटा होना चालू होगा.
तो इसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स थे इसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स थे इस पे वो डिवाइड हो जाएंगे, एक सेट इधर आ जाएगा क्रोमोसोम का। ऐसा दो पार्ट्स होते हैं ना, तो एक जो सेट है वो एक साइड आ जाएगा, दूसरा दूसरे साइड। तो क्रोमोसोम्स बट गए और अब दो अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म होंगे विथ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उसको मैं यहां पे दिखा दे रही हूं, ये रहा, इसको मैं हटा रही हूं, इसको मैं हटा रही हूं। अब क्या होगा, यहां पे बढ़ चुका है ना, क्रोमोसोम बढ़ चुका है, तो अब क्या है, दो अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म होंगे और ये जो क्रोमोसोम्स थे ये वापस से मैगी जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाएगा दोनों का। तो अब अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो डिवाइड होगा और दो अलग अलग सेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, दो अलग अलग सेल्स फॉर्म होंगे अलग अलग न्यूक्लियस के साथ। दो अलग अलग सेल्स फॉर्म होंगे अलग अलग न्यूक्लियस के साथ। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस है सेल डिवीजन के टाइम पे सब गायब हो जाएगा, बस क्रोमैटिन फाइबर जो है वो क्रोमोसोम में बदल जाएगा। फिर सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल्स में आ जाते हैं, जो पहले यहाँ पे थे अब वो ऑपोजिट पोल में आकर के स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और जितने भी क्रोमोसोम है उस पर अरेंज हो जाते हैं। फिर ये स्पिंडल फाइबर खिंचना चालू करते हैं और क्रोमोसोम दो हाफ्स में बढ़ जाते हैं। अब फिर ये जो क्रोमोसोम्स है ये दो अलग अलग न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर बन जाएंगे, वापस से शुरुआती स्टेज में आ जाएंगे। पर यहाँ पे क्या है, दो न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं। अब सेल का जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इससे दो अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इतना इस क्लास में रिक्वायर्ड नहीं है, पर ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट था कि जो सेंट्रियोल्स है वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का क्या काम होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, फंक्शन क्या है, इनिशिएट्स एंड रेगुलेट सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो सभी ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब इस पे ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना कोई फिक्स शेप का न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर का जो क्रोमैटिन फाइबर है वो बाहर ही फैला हुआ होता है। ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ये फैला हुआ है सेंट्रल रीजन में। तो इस रीजन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलेंगे इस रीजन को, क्योंकि इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसका जो सेंटर का जो मटेरियल है वो बस फैला हुआ है। ठीक है, तो cells where the nuclear membrane is absent, nuclear material occurs freely in the cytoplasm, example bacteria। तो बैक्टीरिया के जो सेल्स है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और हमारे जो सेल्स है या और भी एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि उनमें एक वेल डिफाइंड ऐसा प्रॉपरली जिसका शेप हो ऐसा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल्स है। सेल्स विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ डिस्टिंक्ट डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एग्जांपल ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के साथ ही नाइंसाफी हुई है, इसको छोड़ के बाकी सभी जितने भी सेल्स है वो यूकैरियोटिक के कैटेगरी में आते हैं। उनके पास एक वेल डिफाइंड अच्छे शेप का, मतलब राउंड शेप का न्यूक्लियस है, और इसका जो है इसका न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, बीच में फैला हुआ है, न्यूक्लियोइड बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म द लिविंग मैटर। तो सेल का जितना भी लिविंग पार्ट होता है उसको एक टर्म दिया गया है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द टोटल लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल कंसिस्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, फिजिकल नेचर क्या है, ये ट्रांसलूसेंट होता है, सेमी लिक्विड होता है, कलरलेस भी हो सकता है, ग्रेइश भी हो सकता है या ब्राउनिश भी हो सकता है। ठीक है, बना किस चीजों से है, एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाएंगे प्रोटोप्लाज्म में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फास्फोरस। कंपाउंड्स क्या क्या है, वाटर, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट। इंपॉर्टेंस क्या है, अच्छा एक और चीज, इसमें क्या क्या पाया जाता है वो तो हम लोग पता कर सकते हैं, पर कौन कौन सा सामान प्रोटोप्लाज्म में
कितने परसेंटेज में है वो पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही प्रोटोप्लाज्म को एनालाइज करने के लिए बाहर निकाला जाता है वो लिविंग से डेड हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है अंदर के सब्सटेंसेस का, तो वो एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म में। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट वही है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिकॉज इट सीजेस टू बी प्रोटोप्लाज्म द मोमेंट इट इज रिमूव्ड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो डेड हो जाएगा अगर उसको प्रॉपर एनालिसिस के लिए बाहर निकालेंगे तो। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो इसको एक क्विक रिकैप के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं कि सेल क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले ग्रोथ है। ग्रोथ कैसे, एक सेल से डिवाइड होकर के 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे ही करके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, तो ऐसे ही ग्रोथ होती है ना एक ऑर्गेनिज्म में। तो रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ मोर बॉडी सब्सटेंस। रिपेयर क्या है, जैसे कि लेट से एक लिजर्ड है ना, तो लिजर्ड की जो पूंछ होती है ना, अगर वो कट जाए तो वापस आ जाती है बिकॉज ऑफ सेल डिविजन, तो वो एक तरह का क्या है, पार्ट को रिपेयर करना हो गया। अगर हमें कोई कट या वुंड हो जाए, ठीक है, कहीं कट फट जाए, तो आफ्टर सम डेज या आफ्टर सम टाइम क्या है, वहां पे एक स्क्रेप फॉर्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो स्क्रेप पूरा सूख जाता है, हम उसको रिमूव करते हैं, तो वहां पे एक स्किन फॉर्म हो जाती है, न्यू सेल्स आ जाते हैं वहां पे, है ना। तो ये भी एक रिपेयर का काम है। फिर क्या है, मूवमेंट का, जो मसल सेल्स कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है, जूसेस रिलीज करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाने में काम आते हैं, ताकि बॉडी उस सिंपल न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर ले। ठीक है, तो सेल क्या है, फीडिंग और न्यूट्रिशन में इस तरीके से मदद करते हैं कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में जो सेल्स होते हैं वो एंजाइम्स और जूसेस रिलीज करते हैं फॉर डाइजेशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेल क्या करवाता है, रेस्पिरेशन करवाता है, यानी कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ग्लूकोज ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, बॉडी को जर्म्स से बचाते हैं, पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय करते हैं इन सेंस। फिर सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसरी सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स को महसूस करने में, देखने में, ईयर, स्मेल, टेस्ट या फील करने में मदद करते हैं। देखने में कैसे, आईज में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, जो लाइट को परसीव करते हैं, हम लोग लाइट परसीव कर पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं। नेक्स्ट है हियरिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स उनको बोलते हैं, ईयर में प्रेजेंट होते हैं, जो आवाज को सुनने में मदद करते हैं। फिर स्मेल में क्या है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्मेल और टेस्ट दोनों में मदद करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कीमो रिसेप्टर्स। फिर क्या है, फील करने में, तो जो मैकेनो रिसेप्टर्स है वो स्किन में प्रेजेंट है, वो भी एक तरह के सेल, ये सब जो रिसेप्टर्स है वो सेल्स ही है, ठीक है। तो मैकेनो रिसेप्टर्स क्या है, स्किन में प्रेजेंट है, जो महसूस करने में, ठीक है, या पेन, प्रेशर को फील करने में मदद करेंगे। फिर थर्मोरेगुलेशन क्या है, स्वेटिंग करके बॉडी का टेम्परेचर लोअर, मतलब लो करना, इसको बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। यानी कि जब हम लोग को गर्मी लग रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेट करते हैं, है ना। तो जब ये स्वेट रिलीज होता है और जब ये स्वेट इवापोरेट होता है, मतलब ये जो वाटर है वो वेपराइज होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है, तब ये हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट को लेकर के जाता है और हमें ठंडक मिलती है। तो स्वेटिंग से हमें क्या मिल रही है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है बॉडी में, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो स्वेट करवाता कौन है, सेल्स ही स्वेट रिलीज करते हैं ना। तो इस तरीके से जो सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, थर्मोरेगुलेशन कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या है, जो हमने न्यूक्लियस का जो एग्जाम्पल लेकर के पढ़ा था ना, कि उसमें जीन्स हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। स्पर्म का अपना न्यूक्लियस होगा, ओवम का अपना न्यूक्लियस होगा, दोनों कंबाइन करके जाइगोट बनाएंगे, एक सिंगल सेल जिसका अपना न्यूक्लियस होगा। तो जो स्पर्म है तो उसमें मेल के जीन्स होंगे, ओवम है उसके न्यूक्लियस में फीमेल के जीन्स होंगे, दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों के जीन्स भी कंबाइन हो रहे हैं,
और जो फाइनल न्यूक्लियस बन रहा है जाइगोट का, उसमें दोनों पेरेंट के जीन्स हैं। तो इस तरीके से पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में, यानी कि उसके बच्चे में उसके जीन्स ट्रांसफर हो गए। तो ये भी किसके वजह से हुआ? सेल की वजह से हुआ। तो ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल फीचर्स टू ऑफस्प्रिंग इज डिपेंडेंट ऑन द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स किसको बोलते हैं? गैमेट्स को, एग और स्पर्म को। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके डिफरेंस पे ध्यान देना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनिमल सेल में, अच्छा ये तो इरेजर ऑन था, एक सेकेंड नाउ। तो प्लांट सेल में सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो हमने पढ़ा था। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और बीच में होता है। ठीक है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है और साइड में होता है। फिर सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या है, प्लांट सेल एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और एनिमल सेल एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो प्लांट को जितना ग्लूकोज यूज करना है वो कर लेगा, फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो प्लांट बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब हम भी तो ग्लूकोज, हमारी भी तो बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म होता है ना, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो वो किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में। तो हमें जितना ग्लूकोज यूज करना है वो हम लोग एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर इनकेस फ्यूचर में मान लो कि हमें खाना नहीं मिला, ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, बॉडी वही यूज करेगी, उसी को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और ग्लूकोज से रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट में मतलब कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।